नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस पवार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल एजुकेशन प्लाजा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने आर्टिकल्स के बारे में। तो देखिए, हम इस वीडियो की सीरीज़ में धीरे धीरे करके अपने सारे ही आर्टिकल्स जो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स गिवन हैं, उन सभी आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल से। तो हमें पता है कि टोटल 370 आर्टिकल्स है अभी करंटली, तो हम धीरे धीरे करके 370 आर्टिकल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे आर्टिकल 1 से। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल 1 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो का कंटेंट क्या होगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आर्टिकल 1 क्या चीज़ है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, और आर्टिकल 1 की आज के पॉइंट पे क्या इम्पोर्टेंस है। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए या एक नॉर्मल जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, अगर हम टू द पॉइंट बात करें जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा है आर्टिकल 1 स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज़ भारत, इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट फेडरेशन। मतलब देखिए, अब ये हमें दो चीज़ बता देता है। क्या? एक तो हमारे कंट्री का नाम, और दूसरा हमारे कंट्री का नेचर, वहाँ की पॉलिटिक्स का नेचर। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए, जो दो चीज़ हमें बताता है, एक तो हमारी कंट्री का नाम। अगर हमसे पूछा जाए कि आर्टिकल 1 क्या बताता है, तो आर्टिकल 1 हमें दो चीज़ें बताता है। एक हमारी कंट्री का क्या नाम रहेगा, और हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स का क्या नेचर रहेगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये हमने नाम क्यों डिसाइड करा, हमें तो पहले से पता था हमारा नाम इंडिया है। नहीं, देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि पहले बहुत लोग सोचते थे कि हम अपनी कंट्री को इंडिया बुलाएंगे। काफ़ी लोगों का कंसेप्शन था कि हम हिंदुस्तान रहेगा, ये भारत रहेगा। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने एक बहुत प्यारा सा ही आर्टिकल, पहला ही आर्टिकल, बहुत प्यारा सा आर्टिकल ऐड कर दिया सारी मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए, कि हम अपनी कंट्री का नाम रखेंगे इंडिया, दैट इज़ भारत। इंडिया भी है और भारत भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत मतभेद हो रहा था कि इंडिया नाम रखे जाए या भारत नाम रखा जाए। तो भीमराव अंबेडकर जी केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया कि हम नाम रखेंगे इंडिया, विच इज़ भारत, सिंपल। और नेचर, अब इस सेम आर्टिकल हमें हमारी कंट्री का एक बहुत यूनिक नेचर बताता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट, इंडिया इज़ यूनियन इन नेचर एंड नॉट फेडरेशन। मतलब जो हमारी कंट्री के स्टेट्स हैं उनका नेचर यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। अब देखिए, हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस है। बात करी जाए, हम यूनियन की पहले बात कर लेते हैं। तो जो यूनियन है उसका मतलब होता है कि आप एक फीलिंग्स के साथ, आप फ्रीली किसी कंट्री को ज्वाइन किए हो, किसी कोई रेस्ट्रिक्शंस में ज्वाइन नहीं किए हो। मतलब आप लोगों को लगा, कुछ सपोज XYZ 10 स्टेट्स थे उस टाइम पे, करंटली 12 से 15 स्टेट्स थे, उनको लगा कि हम लोगों को साथ आना चाहिए और हमें एक कंट्री बनना चाहिए, एज अ होल हमें रहना चाहिए। तो वहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, किसके थ्रू बनी? स्टेट्स के यूनिटी की वजह से। फेडरेशन में क्या होता है? फेडरेशन में होता है कि कुछ स्टेट्स आते हैं, समझौता करते हैं, ऑन पेपर्स डील होती है और वो साथ रहते हैं। फेडरेशन, एक फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल क्या लिया जाएगा? फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है यूएस गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट कैसी है? क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है? क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि ज़्यादा पावर सेंटर के पास है, कम पावर स्टेट के पास है, ठीक है। और फेडरेशन गवर्नमेंट में क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर और स्टेट में इक्वल होता है। अगर 50% स्टेट के पास है तो 50% ही सेंटर के पास है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जैसे जो मोदी गवर्नमेंट है, उनके पास ज़्यादा पावर है कंपेयर टू अदर स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। और जो हमारे स्टेट्स हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। मतलब कि अगर जैसे अमेरिका जैसी फेडरेशन कंट्री में कोई स्टेट कल को बोले कि हमें अलग होना है, हमें अपनी आपकी कंट्री से अलग होना है, वो फ्रीली अलग हो सकते हैं, उन पे कोई रूल्स कोई लागू नहीं करता। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता। हमारी कंट्री में कोई भी स्टेट कल को उठ के अलग नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन सेम आर्टिकल 1 किसको पावर देता है?
सेम आर्टिकल 1 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट को वीटो कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं हमारी कंट्री से। तो अब अगर बात करा जाए, यही आर्टिकल, सेम आर्टिकल हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया को डिसाइड करता है। देखिए हमारा प्यारा देश भारत है, ये इसकी टेरिटरी को डिफाइन करता है कि जो इसका लैंड है वो क्या रहेगा। तो ये 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई है हमारी कंट्री। एक तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, मतलब जो आपको पता ही है 28-29 स्टेट्स से। फिर आ जाता है आपके यूनियन टेरिटरीज, जैसे आपका दिल्ली आ जाता है, आपका चंडीगढ़ आ जाता है, आपका पौंडीचेरी आ जाता है, ठीक है। ऐसे यूनियन टेरिटरीज से फिर अब जो ये लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज बनी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। फिर अब थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एरिया दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। मतलब कि हम बोल रहे हैं कि हमारा जो कंट्री है वो उस चीज़ से मिलके बनी है जो एरिया हमारे पास ऑलरेडी है उससे, और जो हम कभी भी फ्यूचर में एक्वायर कर सकते हैं उससे। तो आर्टिकल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। थोड़ा बोलने में छोटा आर्टिकल है, लेकिन उसके हर एक पॉइंट का अपना ही इन डेप्थ मीनिंग है। तो चलते हैं अब इसके यूजेस पे कि ये आर्टिकल 1 यूज़ कहाँ होता है। तो बात करें इसके यूज़ की, इसके सिंपल से 2 यूजेस हैं। इन एड्रेसिंग कंट्री एज अ होल, मतलब हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। अब देखिए एक यूनिटी की फीलिंग लाई इसने। हम क्या सोचेंगे कि अगर हम सपोज करते हैं कि हम नॉर्दर्न स्टेट्स में हम अपनी कंट्री को भारत बुला रहे हैं, या फिर हम सदर्न स्टेट्स में इंडिया बुला रहे हैं, तो उस कंसेप्शन को दूर करते हुए आर्टिकल 1 आया, उसने नेम डिफाइन करा कंट्री का। तो अब हम कंट्री को एज अ होल एड्रेस करते हैं। फिर आता है इन एड्रेसिंग कंट्रीज इन इंटरनेशनल काउंसिल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब जहाँ भी इंटरनेशनल काउंसिल्स और ऑर्गेनाइजेशंस में एड्रेस करेंगे वहाँ पे इंडिया ही एड्रेस होगा, वहाँ पे कोई दूसरे नाम से एड्रेस नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो बात करी जाए इसकी इम्पोर्टेंस की, छोटी सी इम्पोर्टेंस है। एक तो इंटरनेशनल स्टैंड ऑफ्स में इसकी इम्पोर्टेंस है। अब जैसे आपने देख ही लिया होगा, अभी ये इंडो चाइना स्टैंड ऑफ हो रहा है आजकल, तो इसमें आप सभी को पता होगा कि इंडिया किसके बिहाफ पे स्टैंड कर सकता है। इंडिया आर्टिकल 1 के बिहाफ पे स्टैंड कर सकता है कि देखिए आर्टिकल 1 कहता है हमको कि जो हमारा लैंड है ये डिफाइंड लैंड है, इसमें और कोई नहीं आ सकता। एक तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस है, ये क्या करता है, यूनिटी ब्रिंग करता है, कंट्री में यूनिटी लाता है। यूनिटी कैसे लाता है कि ये स्टेट्स को इंडिस्ट्रक्टिबल बनाता है, ये स्टेट्स को पावरलेस कर देता है। अगर ये स्टेट को इक्वली पावर कर दे तो सब स्टेट अपनी चलाना चाहेंगे, सब स्टेट्स अपनी अपनी चलाना चाहेंगे, लेकिन सारे स्टेट्स सेंट्रल को अबाइड करते हैं। इसलिए सब स्टेट, अब देखिए घर में अगर बड़ा होता है, जैसे घर के पेट्रियार्कल सिस्टम होता है, घर में जो पिता होते हैं अगर वो पावरफुल होते हैं तो घर स्ट्रांग रहता है। लेकिन अगर घर का जो लीडर होता है वो स्ट्रांग ना रहे और सब अपनी अपनी हुकूमत चलाएं तो घर बहुत आसानी से टूट जाता है। तो सेम गोज़ फॉर आवर कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, इसी वजह से स्टेट्स यूनाइटेड रहते हैं। तो दिस आर्टिकल ब्रिंग्स यूनिटी अमंग्स वन सेल्फ। थर्ड इसका पावर है डिवीजन ऑफ पावर्स। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है थर्ड वाली, डिवीजन ऑफ पावर्स। ये इक्वल पावर, ये हमें बताता है कि भैया पावर्स कैसे डिवाइड होंगी कंट्री में। क्वासी फेडरल सिस्टम बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल रहेगी। ये इसकी छोटी सी इंपॉर्टेंस है। तो गाइस ये हमारा आर्टिकल 1 था। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, हम आगे के आर्टिकल्स भी कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।